मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का चुंबकीय प्रभाव। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं या जानते हैं कि किसी सर्किट के आसपास जिसमें करंट का कंडक्शन हो रहा है, तो हम उसमें देखते हैं कि एक प्रकार के इलेक्ट्रिकली फोर्स लगता है जो किसी मैग्नेट के ऊपर अप्लाई होता है। अन्य दूसरे ऑब्जेक्ट पर इस फोर्स का कोई मायने नहीं रहता, फोर्स नहीं लगता। तो फोर्स लगता किसके ऊपर है? तो मैग्नेट के ऊपर। और यह मैग्नेट एक सस्पेंडेड मैग्नेट है। सस्पेंडेड मैग्नेट मतलब कंपास में एक नीडल जो लगाई हुई रहती है वह सस्पेंडेड मैग्नेट। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर बल लगाता है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर बल लगाता है। कैसा? अट्रैक्शन का भी और रिपल्सन का भी। सेम पोल के बीच में रिपल्सन होता है, जबकि डिफरेंट पोल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। मैग्नेट आयरन या आयरनिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन मैग्नेट आयरन या आयरनिक मटेरियल को कभी भी उसके ऊपर रिपल्सन फोर्स का अप्लाई नहीं करता। तो हम अगर आयरन का इस्तेमाल करेंगे तो आयरन पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई नहीं होता। इसलिए किसी करेंट कंडक्टर जो हमारा वायर है, इस करेंट कंडक्टर वायर के नजदीक अगर हम किसी कंपास को ले जाते हैं और जब इसमें हम करंट का कंडक्शन शुरू कराते हैं तो इसके जो नीडल है यह डिफ्लेक्ट कर जाता है, और जैसे ही हम कंडक्शन को बंद करते हैं डिफ्लेक्शन रुक जाता है। तो जैसे ही करंट डालते हैं डिफ्लेक्शन होता है, करंट को रोकते हैं डिफ्लेक्शन रुक जाता है। इसका मतलब कि करंट किसी कंडक्टर से जब पास करेगा, किसी वायर से करंट जब इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है तो वह एक फील्ड बनाता है। बल लगाने वाला फील्ड अपने चारों ओर बल लगाता है, उस बल को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। और वह इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैग्नेट प्रभावित होता है, मैग्नेट पर बल लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का मैग्नेट पर प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेट पर प्रभाव, यही तो पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट पर कैसे प्रभाव डालता है। तो हमने देखा कि जब किसी करंट कंडक्टर वायर के नजदीक किसी कंपास को ले जाते हैं तो उसके नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर सिर्फ कंडक्टर नहीं, जब उससे करंट पास होते रहेगा तभी वह मैग्नेटिक फोर्स का अप्लाई करेगा। तो अब हम इसके बारे में और आगे चलते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर हमने देख लिया, और करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह से मैग्नेट पर अफेक्ट करता है।
अब इसको जानने के लिए हम फिर से एक प्रयोग करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। देखते हैं कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किस प्रकार होता है और बल किस तरह के लगाता है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा तो उस फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पर एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका मैक्सवेल। उन्होंने बहुत शोध किया और शोध करने के बाद उन्होंने पाया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है। क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन कैसा होता है, और बैटरी के टर्मिनल अगर बदल देते हैं, अब करंट इधर से जाने लगा तब डिफ्लेक्शन इसमें कैसा होता है। इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को खोज करके लोगों के सामने रखा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है। तो उन्होंने कैसे इसका खोज किया जरा देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक सर्किट लिया और सर्किट में ये जो तार था, या तार के जगह पर इन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और कागज के टुकड़ा के बीचों बीच कागज के टुकड़ा के बीच से इस वायर को पास कराया और यह कागज के टुकड़ा ऐसे रखा, प्लेन स्वरूप में रखा। कागज के टुकड़ा को ऐसे प्लेन स्वरूप में रखा और इसमें तार को नीचे से ऊपर की ओर निकाला। तार को नीचे से ऊपर की ओर निकाला, इसमें तार को निकाला और करंट का डायरेक्शन, आप नीचे पॉजिटिव उधर नेगेटिव है तो इधर से जा रहा है, ऐसे रखा और इसके ऊपर देखा कि डायरेक्शन कैसे बन रहा है। तो कुछ आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर छिड़क दिया। तो आयरन फिलिंग को देखा कि इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक ही सेंटर पर बना हुआ कई गो सर्कल के रूप में इसमें एकत्रित हो गया। आयरन फिलिंग, आयरन का बुरादा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एकत्रित हो गया, यानी कि वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का निर्माण हो गया। अब यह इस प्रकार से आयरन का बुरादा एकत्रित हो गया, जमा हो गया। तो आयरन के बुरादा यह बता रहा है कि यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अब डायरेक्शन क्या होगा। तब उन्होंने कंपास को रख करके देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है। तो मैग्नेटिक यहां एक कंपास रख दिया और कंपास में देखा कि डायरेक्शन जो दिखला रहा था सर्कुलर रूप में, वह डायरेक्शंस राइट हैंड थंब्स रूल्स के हिसाब से कार्य करता है। मैक्सवेल ने बता दिया
कि हमारा राइट हैंड का अंगूठा को उठा दीजिए, राइट हैंड को के अंगूठा को उठा दीजिए, तो अंगूठा का जो डायरेक्शन है यह इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, और रेस्ट उंगली जो है वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शंस का काम करेगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राइट हैंड थंब्स रूल पर ही यह कार्य करता है। यानी कि अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, राइट हैंड के अनुसार होगा, राइट हैंड के अनुसार होगा, इस तरह का होगा। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर हुआ तो ऐसी परिस्थिति में अगर इसको ऐसे अंगूठा कर दीजिएगा तो इधर से डायरेक्शन इधर की ओर होगा। तो करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आपने देखा, वह फ्लेमिंग के राइट हैंड थॉम्स रूल पर कार्य करता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब्स रूल पर इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का निर्माण होता है। अब हमको थोड़ा सा आगे चलना है कि अब हमने देख लिया कि किसी करंट कंडक्टर में जो फील्ड लाइन का निर्माण होता है वह कैसा होता है, तो राइट हैंड थंब्स रूल के अनुसार होता है। ये हमने देख लिया। यानी कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में राइट हैंड थंब्स रूल के अनुसार कार्य करता है, राइट हैंड थंब्स रूल के अनुसार कार्य करता है। अब इसमें एक और चीज है, कॉर्क स्क्रू रूल, जिसको हम लोग राइट हैंड थंब्स रूल कहा, इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी स्क्रू को धंसाना है। आप देखिए, आप तो ऐसा किए होंगे कि किसी प्लायर से, स्क्रू ड्राइवर से किसी स्क्रू को अगर स्क्रू को कसना है तो अगर आप उसको क्लॉकवाइज कसते जाइएगा तो वो नीचे की ओर धंसते चला जाएगा। अगर किसी स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज कसिएगा, अगर क्लॉकवाइज कसिएगा, ऐसे कसिएगा, इधर से इधर की ओर घुमा के कसिएगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। और इसको अगर उल्टा घुमाइएगा, अगर इसको आप उल्टा घुमाइएगा तो इसको उल्टा घुमाइएगा, यानी कि इधर से इधर की ओर घुमाइएगा तो यह ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे की ओर जाएगा, इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो यह ऊपर की ओर आ जाएगा। यानी कि यहां राइट हैंड थंब्स रूल का काम कर रहा है। देख लीजिए आप, राइट हैंड थंब्स रूल, इसको भी कहिए तो राइट हैंड थंब्स रूल का ही काम कर रहा है। तो राइट हैंड थंब्स रूल जो मैक्सवेल का रूल्स है, उस रूल्स के अनुसार कॉर्क स्क्रू रूल भी कार्य करता है। यह स्क्रू जो लकड़ी में हम लोग इसको अंदर डालते हैं, यह भी कॉर्क स्क्रू रूल जो है वह राइट हैंड थंब्स रूल पर ही कार्य करता है। यानी कि हमने देख लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन और उसके आसपास बनने वाला
मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है। अब इसी के आधार पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि अगर वायर स्ट्रेट था तब तो ये सिचुएशन हुआ, अगर वायर सर्कुलर लूप होगा तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सर्कुलर लूप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो एक लाइन को आप ऊपर की ओर करंट कैरिंग कंडक्टर को रख लीजिए कि यह ऊपर की ओर जा रहा है, और एक वायर को ले लीजिए कि यह इसमें करंट नीचे की ओर आ रहा है, और इस तरह के हम लोग इस तरह के एक सर्कुलर लूप बनाए हैं, वायर बनाए हैं, जिसमें हम सेल को जोड़ करके और सेल को जोड़ करके हम करंट को पास करा रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव से डायरेक्शन इधर की ओर चला, ऊपर की ओर, और यह आगे जा करके यह ऐसे मुड़ करके ये वाला में हो गया और फिर नीचे की ओर आने लगा, यानी कि यह गोलाकार सर्कुलर लूप बन गया। करंट कैरिंग जो कंडक्टर है यह सर्कुलर वायर बन गया। अब सर्कुलर वायर में यहां देखिए कि ऊपर की ओर अगर इसका करंट जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की ओर जाएगा राइट हैंड थंब्स रूल के अनुसार, और इसमें नीचे की ओर आएगा तो इसमें भी इधर से इधर की ओर जाएगा। बाहर से अंदर की ओर जाते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर बैटरी के टर्मिनल को हम बदल देते हैं, अब क्या हो जाता है, बैटरी के अगर हम टर्मिनल को बदलते हैं तो क्या होता है, बैटरी के टर्मिनल को हम बदल देते हैं, यानी कि बैटरी के टर्मिनल को बदल दिए। अब इधर से लाइन जा रहा है और इधर से आ रहा है, और यह सर्कुलर लूप हो गया। इसमें इधर से जा रहा था और इसमें इधर से जा रहा है। अब इसमें ऊपर की ओर जा रहा है तो यहां से ऐसे की ओर जाएगा, यानी कि ये वाला ऐसे की ओर दिखाएगा, ऐसे घूमेगा, और इसमें ऐसे आएगा, ऐसे, यानी कि इधर से ऐसे की ओर। तो जरा दोनों में अंतर देखिए कि इसमें लाइन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज है। हमारा उंगली, हमारा जो हाथ घूम रहा है यह घड़ी के नीडल के दिशा में घूम रहा है। क्लॉकवाइज में अगर करंट किसी सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की ओर घुसते हुए दिखाई पड़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बाहर से अंदर की ओर होता है। और इसमें हम चलते हैं कि अगर बाहर की ओर निकल रहा है या उल्टा है, देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। हमारा उंगली अब एंटी घूम रहा है, इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसमें एंटी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलते हुए पता चलेगा। इसमें बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है। अब इसको हम लोग क्लॉक फेस रूल से इसका पोल दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। क्लॉक फेस रूल में, क्लॉक फेस रूल में देखिए कि इसका करंट कैसे जा रहा है। इसका करंट कैसे जा रहा है,
इधर से इधर जा रहा है, और ये वाला कैसे आ रहा है, इसको ऐसे आ रहा है। आपने सर्कुलर लूप में देखा, आपको फिगर में दिखलाई दे रहा होगा, और ये इस तरह से जा रहा है, यानी घूम कैसे रहा है भाई, तो एंटी क्लॉक में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, इसका सर्कुलर लूप में करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को घुमा दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, तो नाम हो गया नॉर्थ। नॉर्थ पोल को शो करेगा। अगर करंट सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह नॉर्थ पोल के जैसा एक्ट करेगा। लेकिन अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें देखिए कैसे चल रहा है भाई, तो इसमें ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ये कैसा क्लॉक जैसा घूम रहा है, यह क्लॉक के जैसा घूम रहा है। सर्कुलर लूप में लाइन कैसा घूम रहा है, क्लॉक के जैसा। और इसको ऐसे मिला दीजिए तो यह एस बन गया, यानी कि साउथ पोल के जैसा एक्ट करेगा। यह साउथ पोल के जैसा एक्ट करेगा, यह साउथ पोल के जैसा। कैसा भाई, तो क्लॉकवाइज। जहां क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में करंट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यह फेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का साउथ पोल के जैसा एक्ट करेगा। तो यह याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट का कंडक्शन होता है तो वह नॉर्थ पोल को शो करेगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप चल रहा है तो वह साउथ पोल को शो करेगा। इसी को हम लोग क्लॉक फेस रूल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद क्लॉक फेस रूल के बाद हम लोग चलते हैं कि जब इस सर्कुलर लूप को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा लेते हैं तो देखते हैं कि यह किस तरह का कार्य करता है। इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। यह सर्कुलर लूप की संख्या, सर्कुलर जो पार्ट्स है, इसको हम क्लॉकवाइज एक वायर को घुमाते हैं। पहला सर्कल पूरा हो गया, दूसरा सर्कल पूरा हो गया, तीसरा सर्कल पूरा हो गया, चौथा सर्कल पूरा हो गया, पांचवा सर्कल पूरा हो गया, छठा सर्कल पूरा हो गया। बस यहां तक मैंने घुमा दिया। अब इसको देख लीजिए आप कि इसमें लाइन कैसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे, हमारे हिसाब से क्लॉकवाइज है। और इसमें जा रहा है ऐसे, लौट रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, लौट रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, लौट रहा है ऐसे। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से जा रहा है। तो इधर से हमको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है कि हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। लेकिन मैं अगर क्लॉकवाइज उंगली को घुमाऊंगा तो आपके साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। मैं जब क्लॉकवाइज उंगली घुमा रहा हूं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज उंगली घूमते हुए मालूम पड़ रहा होगा। तो क्लॉकवाइज में हम पहले बता चुके हैं कि क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो यह साउथ पोल के जैसा एक्ट करेगा, और इसमें जब एंटी क्लॉकवाइज है तो यह नॉर्थ पोल के जैसा एक्ट करेगा। यह साउथ पोल के जैसा एक्ट करेगा और यह नॉर्थ पोल के जैसा एक्ट करेगा। अब क्लॉकवाइज जो मैंने बनाया था, क्लॉकवाइज रूल्स में हम आपको बताए थे कि क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुसते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन
क्लॉकवाइज में घुसते हुए दिखाई पड़ रहे थे और एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आपको अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया था, रिवर्स करके आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर रूप से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे थे और क्लॉकवाइज जहां साउथ पोल था वहां घुसते हुए दिखाई दे रहे थे। अब यह आप देख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की ओर गया और फिर यह ऊपर से घुस करके ऐसे साउथ पोल में घुस गया, नॉर्थ पोल से निकल गया, नॉर्थ पोल से निकला और ऐसे आकर के साउथ पोल में घुस गया। तो यह कैसा एक्ट कर रहा है? मैग्नेट के जैसा एक्ट कर रहा है। मैग्नेट में भी हम यही बताए थे कि किस तरह से कार्य करता है। मैग्नेट में भी हम इसी तरह से बताए थे कि कैसे कार्य करता है। मैग्नेट किस तरह से कार्य करता है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर इन कर जाता है। नॉर्थ से निकलता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है। यह सब पहले पढ़ाया जा चुका है। तो ऐसी संरचना, सर्कुलर लूप की ऐसी संरचना जो मैग्नेट के जैसा एक्ट करता हो, करंट जब उसमें डालते हैं तो मैग्नेट के जैसा एक्ट करता हो, तो इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब इस सोलेनॉइड में अगर एक बार मैग्नेट डाल दीजिए, बार आयरन रॉड डाल दीजिए, बार आयरन रॉड, और इसको हम लोग कहते हैं आयरन कोर, कच्चा लोहा एक ठो इसमें डाल दीजिए और कच्चा लोहा के ऊपर वायर लपेट दीजिए और इसमें जब करंट डालिएगा तो यह मैग्नेट के जैसा व्यवहार करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि यह जो आयरन का रॉड है, यह जो कच्चा लोहा का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म की उत्पत्ति ज्यादा होती है। तो इस सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिज्म उत्पन्न होने से यह मैग्नेट का कार्य करता है और मैग्नेटिज्म तब उत्पत्ति होती है जब इसमें करंट डालते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट का निर्माण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट के निर्माण को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सोलेनॉइड सिर्फ वायर का सर्कुलर लूप है, लेकिन अगर उसमें हम आयरन का एक सॉफ्ट रॉड उसमें डाल दें तो वह कार्य करता है मैग्नेट का, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कि वह मैग्नेट के जैसा कार्य करता है। कहते हैं कि मैग्नेट का कार्य करता है, किस आधार पर हम मैग्नेट को पावरफुल बना सकते हैं? तो मैग्नेट को पावरफुल बनाने के लिए अगर हम इसमें करंट जो पास कर रहा है इसकी वोल्टेज बढ़ा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं, तो मैग्नेट का पावर भी बढ़ जाएगा। अगर इसके रिवॉल्व है, जो वायर का इस पर क्वाइल बना हुआ है, सर्कुलर लूप का जो क्वाइल है, अगर इसको हम संख्या बढ़ा देते हैं, क्वाइल की संख्या, तो मैग्नेट का पावर बढ़ जाएगा। और तीसरा होता है कि यह जो रॉड है यह सॉफ्ट आयरन रॉड रहेगा। तो सॉफ्ट आयरन रॉड अगर रहेगा तो यह भी है बहुत बढ़िया मैग्नेट का करेगा। और चौथी बात है कि अगर दोनों पोल को, नॉर्थ और साउथ पोल को नजदीक कर दिया जाए तो मैग्नेट का पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बढ़ जाता है। अगर इसको हम
यू शेप्ड अगर बना दिया जाए और यू शेप्ड में नॉर्थ साउथ रख दिया जाए और इस पर कॉइल लपेट दिया जाए तो यह और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम करेगा। तो इस तरह से आपको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट तक के बता दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेट से आज हम लोग बहुत काम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारा जगह पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। इससे बुलेट ट्रेन भी हम लोग इसी आधार पर चला लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हो रहा है। स्क्रैप आयरन्स को कूड़ा कचरा के ढेर से निकालने में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से और भी कई यूज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको यहाँ तक पढ़ा करके वीडियो का समापन करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एमआरआई के बारे में बताएंगे कि हमारे शरीर के अंदर भी मैग्नेटिज्म की उत्पत्ति होती है और हम बताएंगे कि मरने के बाद व्यक्ति को उत्तर सिरहाना करके उत्तर की ओर सिर करके क्यों सुलाया जाता है जमीन पर, उसको पूरब की ओर और दक्षिण की ओर सिर करके क्यों नहीं सुलाया जाता, और जिंदा जब आदमी रहता है तो उसको उत्तर की ओर सोने क्यों नहीं दिया जाता है। तो इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और हमारे अंदर मैग्नेटिज्म किस प्रकार का कार्य करता है ये भी मैं बताऊंगा। तो अगले वीडियो को जानने के लिए आप उस पर बने रहेंगे, हमारे चैनल पर बने रहेंगे, तो आपको बारी बारी से सारे चैप्टर का A to Z वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।